नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं देव कुमार, पीएचडी इतिहास एक बार जेआरएफ। ठीक है दोस्तों, आज हम जो क्लास लाने वाले हैं, ठीक लेके आए हैं, वो है एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का ये प्रैक्टिस सेट 254 है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आने वाले अक्सर ऐसे ही सवालों से आप रूबरू होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सवाल हम आज की क्लास में लेकर आए हैं। अब की बार हम दोस्तों नेट जेआरएफ लेकर रहेंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और जो भी हमारे पेपर 1 की क्लास होती हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो जेबी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड करना होगा, और वहाँ पर स्टडी मटेरियल में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है 82183451678755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। और देखो, शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने अभी तक 3 बुक लॉन्च की हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट ये मिक्स है। ठीक है, दूसरी जो बुक है वो प्राचीन भारत का इतिहास है, ये चैप्टर वाइज है, प्रैक्टिस सेट है। और तीसरा जो आप स्पाइरल बाइंडिंग में देख रहे हैं ये भी बुक है, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, टॉपिक वाइज है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लेवल है इनका सभी का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सवाल है, देखो ये सवाल पीवाईक्यू सवाल है और आ चुका सवाल है कि जब छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, उनके किसी किसी के साथ में कुछ परेशानी होती है बोलने में। ठीक है, तो देखो सवाल है, पढ़ने, बर्तनी लिखने यानी कि कुछ लिखने, बोलने की क्षमता, शब्दों को गलत तरीके से पढ़ना, अक्षरों को उल्टा करके पढ़ने में कठिनाई। ठीक है, किस अधिगम एक क्षमता का प्रकार है, यानी कि जो इतनी समस्याएं हैं वह किस प्रकार की समस्या है। डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया। देखो ये सवाल आ चुका है इसलिए मैं लेके आया हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल आ चुका है, ये पीवाईक्यू का सवाल है, इसलिए आपके सामने मैं लेके आया हूँ ताकि आप इस सवाल से भी रूबरू हो सकें। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों, सभी नहीं होते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, बर्तनी लिखने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, और उल्टा करके जैसे ABCD है हम पढ़ते हैं, अगर ZY ऐसे करके पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया की बीमारी होती है उनको, फिर उनको डॉक्टर दोस्तों दवाई देता है और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने, गणित, उल्टी गिनती गिनने में कठिनाई, गणित का डर, किस प्रकार का अधिगम अक्षमता है। यानी कि देखो पहले वाला जो होती डिसलेक्सिया, जिसमें पढ़ने में भी लिखने में भी। ठीक है, और दूसरा गणित के सवालों में दिक्कत हो रही हो, उसको गिनती लिखने में दिक्कत ही हो रही हो। ठीक है, गणित का डर उसके अंदर बैठ गया हो, खामेखा का डर, तो उसको क्या बोलते हैं। पहला है डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया, क्या बोलते हैं उसको। देखो बहुत ही शानदार सवाल है और इन दोनों में से एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा जरूर। ये दोनों बीमारी होती हैं, समस्या होती है बच्चों की। ठीक है, आप देख रहे हैं जेबी स्टडी पॉइंट में जितने भी क्लास कर रहे हैं, लाइव हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है।
तो फ्रेंड्स इस बीमारी को बोलते हैं डिसकैल्कुलिया, ठीक है, डिसकैल्कुलिया। क्वेश्चन नंबर 3, देखो कुछ अब फुल फॉर्म आएंगी जो 100% आपके एग्जाम में आएंगी, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MAN? ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। यानी कि मैन का फुल फॉर्म क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी चलेंगे हम, सबको नहीं बोलूँगा मैं। पहला ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन एरिया एराइज नेटवर्क, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन अलाउ नेटवर्क, तीसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, चौथा है मेट्रोपॉलिटन ऑल नेटवर्क। तो मैन की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIPS? MIPS फुल फॉर्म आपके सामने फिर वही 4 ऑप्शन, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर मिलियन, दूसरा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर मिनट्स, तीसरा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर मोड, या ऑप्शन नंबर 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS की फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा जल्दी चल रहे हैं हम। तो MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन, यानी कि 10 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में ट्रांसफर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD कैड, ठीक है, CAD कैड। आपके सामने वही 4 ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजायर, कंप्यूटर एडेड डिनाइड, या कोई नहीं, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखते हैं जल्दी जल्दी कौन आंसर देता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड? तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन वगैरह होते हैं दोस्तों वो कैड बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG? ठीक है, PNG फोटो होते हैं। पहला ऑप्शन है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, या कोई नहीं। वही आपको दोस्तों हर एक सवाल में 20 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म बताने की जरूरत है बस, ठीक है। फुल फॉर्म 2 आपके एग्जाम में 100% आएंगी, 2 फुल फॉर्म, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म PNG क्या होता है दोस्तों? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, याद रखिएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? कई बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत इंपोर्टेंट है। पहला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रॉमिस। आपको बताना है जी, आपको मिल रहे हैं 20 सेकेंड, फटाफट दोस्तों फटाफट बताइए, ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? देखो राइट आंसर क्या जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS? इसमें एस लग रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, दूसरा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेंड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्लाइड, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्किल। फिर वही 20 सेकंड आपके सामने कमेंट करने के लिए।
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जितने भी लाइव हैं सबको स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स देखो HTTP तो वही रहेगा सेम पिछले सवाल वाला, और जो एस है उसका मतलब है सिक्योर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर तरीके से होगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीमेल। भाई देखो एक तो होती है ईमेल, एक होती है जीमेल, दोनों का मतलब एक ही है, याद रखिएगा एक ही बात है, ठीक है। अगर ईमेल की बात करें तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर बात करें जीमेल की तो जीमेल क्या बोला जाएगा, आपके सामने चार ऑप्शन, ग्राफिक मेल, ग्राफिक्स मेल, या ग्राफिकल मेल, या कोई नहीं, या सभी। तो फ्रेंड्स जीमेल का मतलब होता है ग्राफिकल मेल, ऑप्शन नंबर सी ग्राफिकल मेल। और ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVE। DVE डिजिटल व्यू इफेक्ट, डिजिटल वीडियो इफेक्ट, डिजिटल वीडियो एंड, या नॉन ऑफ द अबोव। फिर भाई आपके सामने 20 सेकेंड, फटाफट दोस्तों आप आंसर दीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVE। तो राइट आंसर क्या है इसका DVE का, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल वीडियो इफेक्ट। यानी कि जो भी वीडियो पर इफेक्ट पड़ता है अच्छा या बुरा वो DVE करता है, ठीक है। अगर DVE अच्छा होगा तो इफेक्ट भी उसका अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DLL। ये मैं करवा चुका हूं DLL, ठीक है। मैंने बताया था दोस्तों जब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो वो एक लेयर के माध्यम से जाता है, ठीक है, एक लेयर के माध्यम से वो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। पहला डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लाइन, या डेटा लिंकडेन, या कोई नहीं। दोस्तों जब हम कोई भी डाटा ट्रांसफर करते हैं किसी बंदे के पास में या कहीं भी, तो एक लेयर के माध्यम से जाता है। डेटा एक लिंक बनाकर हम इस लेयर के माध्यम से भेजते हैं, कि डेटा को हम लिंक बनाकर लेयर के माध्यम से भेजते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट DLL। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COM। COM देखो इसकी बहुत सारी फुल फॉर्म है, मगर आपको इसमें से देना है। कंप्यूटर आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूटर आउटलुक माइक्रोफिल्म, या कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों ये, ठीक है। देखो अब क्या है कि हो सकता है आपके सेट में नहीं आया हो, परंतु देखो 89 के करीब सब्जेक्ट हैं या 100 के करीब सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट के साथ में एक सेट आता है पेपर 1 का, तो सभी में किसी न किसी में ये आ चुका है COM। तो फ्रेंड्स COM का मतलब होता है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ठीक है। जो भी माइक्रोफिल्म को हम आउटपुट करते हैं, ठीक है, तो वो COM के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED। LED देखो LED आपके सामने है, ये येलो है, ये लाल है, ये ग्रीन है। ग्रीन LED में बोलते हैं दोस्तों आपके टीवी में या LED में, ठीक है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उनमें बल्ब जलता है हल्का सा छोटा सा, उनको LED बोलते हैं। ग्रीन LED, ब्लू LED ना। तो आपके सामने चार ऑप्शन, लाइट एमिशन डायोड,
लाइट एमिट डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड या लिक्विड एमिटिंग डायोड। देखो ये कहते हैं बहुत ही शानदार सवाल है और कई बार आ चुका है। आयोग इसको 99% देगा, ठीक है, चाहे किसी भी सेट में दे। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? कई बार आ चुका है दोस्तों ये सवाल, ठीक है, कई बार आ चुका है। तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि दोस्तों ये क्या है, डायोड है जो लाइट चमकाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीडीयू? वीडीयू देखो ये कई बार आ चुका है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो आपके सामने क्या है, ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर, ठीक है, इसको हम एलईडी भी, अगर इसको छोटा रूप कर दे, पतला रूप, तो क्या कहलाएगा, वो एलईडी कहलाएगा, एलसीडी। तो ये क्या है, चाहे वो एलसीडी की बात हो, चाहे एलईडी की बात हो, चाहे वो मॉनिटर की बात हो। आपके सामने जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, तो उसको वीडियो बोलते हैं। वीडियो की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्को यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डायनामिक यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो फ्रेंड्स 14वें सवाल में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजुअल दिखाई देना, डिस्प्ले यूनिट का दिखाई देना बोलता है दोस्तों वीडियो। ऑप्शन नंबर बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखो हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? आप कहोगे भाई OMR क्या होता है, आपने एग्जाम दिया होगा ऑफलाइन, तो आपको क्या मिलता होगा, एक OMR आंसर शीट मिलती होगी, ठीक है। OMR आंसर शीट आपके सामने है, एक बार देख लेता हूँ, दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके सामने दोस्तों क्या मिल रहा है, OMR शीट मिल रही है, ठीक है, जिसमें आप गोला करते हो ब्लू या ब्लैक पेन से। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शंस मार्क रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा ऑप्टिकल माइंड रिकॉग्नाइजेशन, या ऑप्शन नंबर 4 ऑल द अबोव। तो फ्रेंड्स OMR सीट का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इस्काजी, ASCII? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, PYQ सवाल है ये, और आप अपने प्रीवियस ईयर के सवाल उठा के देख लेना, ये सवाल कई बार आ चुका है, ठीक है। और ये ICT की यूनिट में हर एक कंप्यूटर में रहता है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंश्योरेंस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या नॉन ऑफ द अबोव। आपको 20 सेकंड है कमेंट करने के लिए। जो भी क्लास कर रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखो दोस्तों हम ASCII इसको बोलते हैं इस्काजी। इस्काजी का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें देखो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ये, जो इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करता है। देखो कैसे करता है, जैसे कि आप कीबोर्ड में कोई प्रेस करते हैं, ठीक है, कोई दोस्तों प्रेस करते हैं, माउस से प्रेस करते हैं, तो वो कैसे जाता है, वो जाता है 0 और 1 के फॉर्मेट में। क्योंकि देखो आपने स्पेस दबाया
तो वो कन्वर्ट होगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, क्योंकि जो कंप्यूटर है हमारा वो केवल 0 और 1 के फॉर्मेट में डाटा को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इस चेंज को, इंफॉर्मेशन जो चेंज होती है, इंटरचेंज, आपस में चेंज जो होता है, उसको बोलते हैं SCSI, और इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिडी। मिडी ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये मत करना भाई कि PY सवाल नहीं कराए। मैं दोस्तों मिक्स सवाल ला रहा हूँ और उसमें PY भी हैं और नए भी सवाल हैं। 4 ऑप्शन है। देखो मिडी का मतलब क्या है, आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हारमोनियम बोलते हैं। ठीक है, हारमोनियम की तरह है ये भी, ये डिजिटल हारमोनियम है आपके सामने। ठीक है, तो इसको मिडी बोलते हैं। अच्छा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन है म्यूजिकल। देखो म्यूजिकल है तो सभी में म्यूजिकल लग रहा है, M4 म्यूजिकल। दूसरा इंक्लूसिव डिजिटल इंटरफेस। तीसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल सर्विस। तीसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंक्लूडेड। और चौथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। देखो कई बार आ चुका सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो MI का मतलब हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये यंत्र है, यंत्र बोले तो इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों देखो मैं बताऊं कि मुझे भी बड़ा शौक है इसको, जो हारमोनियम होता है उसको बजाने का। सारे गामा पदा जब हमने सीखा तो जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने सिखाया सारे गामा पदा नी सारे, ऐसे करके उन्होंने सिखाया। ठीक है, तो व्हाट इज द, उसकी फुल फॉर्म क्या थी हमको नहीं पता था उस समय। तो उसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और कैसा है, डिजिटल इंटरफेस है, यानी कि डिजिटल इंटरफेस हमको प्रोवाइड कराता है। एक होता है हारमोनियम, ठीक है, वो डिजिटल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। ये IMPS होता क्या है। देखो भाई दोस्तों, आज के समय में जितने भी हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, मनी ट्रांसफर जो करते हैं दोस्तों, वो कई प्रकार से होती है। पहला प्रकार है IMPS, दूसरा प्रकार है RTGS, तीसरा प्रकार है NEFT, चौथा प्रकार है UPI आप सभी जानते होंगे हैं, बस जो भी फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे चला रहे होंगे वो UPI जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो इन तरीके से हम आज की डेट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल पूछा है भाई जो IMPS है उसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है इमीडिएट लाइफ इंश्योरिंग सर्विस, दूसरा अल्मेडेट पेमेंट सर्विस, दूसरा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ द अबोव। देखो आप देख रहे होंगे इस चित्र में भी उसकी फुल फॉर्म है, तो उसको क्या हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर 18 का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान रखिएगा, ये किस लिए यूज करते हैं इसको, IMPS को फंड ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, पेमेंट सर्विस है ये, इमीडिएट मैंने जल्दी। दूसरा देखो वही मैंने बताया था दोस्तों, पैसे ट्रांसफर करने के 4 तरीके होते हैं। आपने एक पढ़ा IMPS, दूसरा ये है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS। अब RTGS भी फंड ट्रांसफर का एक तरीका है। ठीक है, पहला है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दूसरा रियल टाइम ग्रॉस स्टैंडर्ड, रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4। देखो फंड ट्रांसफर जो करने का तरीका होता है उसमें लिख लेना, मैं बता रहा हूं एक जरूर आएगा। ठीक है, एक जरूर आएगा,
कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपको। फंड ट्रांसफर करने के 4 तरीके हैं, IMPS, दूसरा है RTGS, तीसरा है NEFT और चौथा है UPI से भी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT यानी कि नेफ्ट। देखो मैंने बताया था कि फंड ट्रांसफर करने के 4 तरीके हैं, 3 आपके सामने आ चुके हैं, ये चौथा है, तीसरा नेफ्ट और UPI। ठीक है, UPI मैंने पिछली वीडियो में कराया था। पहला ऑप्शन है नेशंस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तीसरा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तीसरा नेशनल इमरजेंसी फंड ट्रांसफर, या ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ द अबोव। आपको दोस्तों हर एक सवाल में 4 सेकंड मिल रहे हैं, सॉरी 30 सेकंड। तो फ्रेंड्स देखो, इसका राइट जो आंसर है वह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, 20 का बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये तीसरा प्रकार है, और एक होता है चौथा प्रकार, अनफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, याद रखिएगा इसका भी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ते हैं 21, MDGS में कितने टारगेट रखे गए हैं, MDGS में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये 100% आता है आपके एग्जाम में, 100% ये आएगा MDGS। संयुक्त राष्ट्र दोस्तों एक मिलेनियम सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बनाए हैं। ठीक है, उसको पाने के लिए, अच्छा इसकी स्थापना कब की गई थी, 2000 ईस्वी में। ठीक है, 2000 ईस्वी में। इसके जो टारगेट रखे गए हैं, देखो इसके जो लक्ष्य हैं वो कितने हैं, वो 8 लक्ष्य हैं, 8 लक्ष्य को लेकर चल रहा है। और जो टारगेट है, टारगेट देखो वैसे दोनों आपको एक लग रहा होगा मगर अलग अलग हैं। लक्ष्य मतलब गोल, टारगेट अलग है इसके। तो टारगेट कितने हैं, 25, 21, 29, 22। याद रखिएगा दोस्तों, इसके जो टारगेट हैं वो है 21। अगर गोल पूछे तो कहना 8 गोल हैं इसके, 8 गोल। ठीक है, इसको भुखमरी को प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि आज की डेट में कोई भूखा नहीं मर रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, 8, 16, 17, 10। ठीक है, और ये जो थे वो 2015, ठीक है, में इसका समझौता हुआ था। अब इसको, इसके जो लक्ष्य हैं वो 2030 तक प्राप्त करने के लक्ष्य हैं। याद रखिएगा, ये सवाल ज्यों का तो आएगा। अभी
2015 में एसडीजी का सम्मेलन हुआ था, उसमें कुछ को प्राप्त कर लिया गया है लक्ष्यों को। अब बचे हुए जो लक्ष्य हैं वो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके कितने लक्ष्य, गोल कितने हैं दोस्तों? 17 गोल हैं, याद रखिएगा 17 गोल हैं। 2015 में हुआ था, अब 2030 तक काउंट होगा कि भाई कितने लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बेहतरीन सवाल देखो। V, H, R, F जो खाली स्थान है के क्रम में अगला अक्षर कौन सा आएगा? देखो आपको 1 मिनट मिल रही है, बिल्कुल 1 मिनट मिल रही है। ठीक है, इतने पानी पी लूं, आप करिए, बढ़िया सवाल है ये। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों ये। ठीक है, रीजनिंग का, और ऐसे ही रीजनिंग के सवाल आपको आने वाले हैं। देखो, अगर आपको इजोटी नहीं पता हो तो इजोटी लिख लो। इजोटी यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25। अगर ये भी नहीं आता हो तो तुरंत लिख देना दोस्तों, ABCDEF GHIJKLM। देखो मैंने तो ऐसे ही किया था। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 4, देखो 2 नंबर का सवाल है यार, अगर 30 सेकंड में काम हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, 13 के बाद में 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अगर इजोटी आपको याद ना रहे, ऐसा लिख लो, तुरंत लिख लो। ठीक है, देखो 2 नंबर दोस्तों, 2 नंबर से कई हजार बच्चे आगे पीछे होते हैं। ठीक है, तो देखो बी कहाँ पर है? बी है आपके सामने, बी है आपके सामने 2 पर। ठीक है, उसको तो मैं एच दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 8 पर है। कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद में आर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का अक्षर है, ये 18 पे है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा हुआ? नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो एफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 14 का अंतर है। ठीक है, यहाँ कितने का अंतर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का अंतर है। तो फ्रेंड देखो, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। जैसे कि देखो, एक तरीका तो ऐसा है कि b बराबर 2, ठीक है, फिर b प्लस 4 बराबर 6 बराबर f, फिर f प्लस 4 बराबर f कितने पर है? b प्लस इसमें आएगा 6। ठीक है, b, अरे कहाँ बी एच है, सब बी एच, अरे यार यहाँ 6 बराबर h। ठीक है, एक तरीका बता रहा हूँ मैं। फिर इसमें कितना जुड़ रहा है दोस्तों? इसमें जुड़ रहा है f कितने पर है? 8 पर है। फिर जुड़ रहा है इसमें, नहीं 18 पर है, तो इसमें जुड़ रहा है 10।
ऐसे छोड़ो यार, ये बेकार तरीका है। देखो सिंपल तरीका ये बताऊँ आपको कि इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। पहले में कितने का अंतर, 6 का अंतर है। दूसरे का अंतर है कितना है, इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, F, ये 14 का अंतर। अब कितने का अंतर है अगला जो आएगा, तो दोस्तों ये देखो 2b प्लस 2 गुणा 3, ठीक है, प्लस कितना हो गया, b प्लस 6, तो कितना हो गया दोस्तों, h आ गया, ठीक है। अब h प्लस 10 का अंतर है, 3 गुणा 2, ठीक है। अब प्लस 5 गुणा 2 यानी कि 10 हो गया, तो h प्लस 10 बराबर कितना हो गया, r आ गया, ठीक है। r प्लस 7 गुणा 2 बराबर 14 हो गया, ठीक है। तो 14 का अंतर था ये वाला, तो f आ गया, r के बाद में f, b हमारा है ही, h आ गया, फिर r आ गया, फिर f आ गया। अब दोस्तों देखो ये सीरीज चल रही है 3 5 7, अब क्या होगा, f बराबर f प्लस 9 गुणा 2 और 9 दूनी 18 है। f कितने पर है आपका, 6 पर, 6 और 18 कितने हो गए, 6 और 18 हो गए 24, तो 24 पर कौन जाएगा, 24 पर जाएगा आपका x। तो फ्रेंड देखो थोड़ा लेंदी हुआ ये, परंतु आसानी से हो गया ऑप्शन नंबर डी 6x, ठीक है। तो कुछ समझ में आएगा होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 1, 3, 6, 10 अगला अक्षर कौन जाएगा, 13, 12, 14, 15, 18। देखो इसमें कितने का अंतर है, पहले अंतर चेक कर लिया करो। इसमें 2 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 4 का अंतर। जब ये सीरीज चल रही है तो यहाँ आएगा 5 का अंतर, बराबर 10 प्लस 5 बराबर 15। दोस्तों बोला करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कितना सिंपल है ये, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, वुड के घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र कब आया था, 1854 में आया था, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत अनुदान, छात्रवृत्ति, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं इसको, मैग्ना कार्टा। ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। सब्सिडी दी गई थी इसमें, और इसके तहत विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव दिया गया, सुझाव दिया गया था, सुझाव, ठीक है। और जब सुझाव दिया गया था तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, ठीक है। पहले देखते हैं, सवाल देखते हैं, वुड के घोषणा पत्र के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना 57 में की गई, ठीक है। देखो मैंने बताया 54 में आया, उसमें विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं उसको, और उसमें बच्चों को अनुदान दिया गया। तो इसके तहत क्या 3 विश्वविद्यालय खोले गए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, मुंबई, मद्रास, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या मद्रास, कोलकाता, दिल्ली। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाई कब कब खुले। देखो दिल्ली मतलब होता है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1920 में, जबकि ये कह रहा 57 में, तो जहाँ भी दिल्ली हो काट दो, भगा दो उसको, ठीक है। दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है और दिल्ली नहीं है, ठीक है। तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा।
कोलकाता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय जो आज की डेट में सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं, तो कोलकाता, मुंबई, मद्रास को खोला गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कंप्यूटर स्टोरेज क्षमताओं को सबसे अधिक से सबसे कम क्षमता के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। बहुत ही बड़े सवाल है, 30 सेकंड 40 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं कमेंट करने के लिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। देखो दोस्तों, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है, और 2 बाइट बराबर 2 बिट बराबर 1 निबल। याद रखिएगा ये एक नई इकाई है निबल। ठीक है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। याद रखिएगा, ठीक है, मैं सब कुछ लिख रहा हूं। और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। ठीक है, यानी कि MB। और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। ठीक है। अब 1024 गीगाबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। पेटाबाइट यानी कि PB। और 1024 पेटाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। ठीक है, देखो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा। और 100% बता रहा हूं मैं, आपके एग्जाम में आएगा ये। और निबाल एक नई इकाई आई है, ये भी आ सकती है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? टेराबाइट है। ठीक है, तो टेराबाइट कहाँ है? टेराबाइट ये रही, तो C। फिर उसके बाद में जो सबसे छोटी है वो है गीगाबाइट। ठीक है, A। उसके बाद में देखो, जहां 3 डॉट होंगी उसका मतलब है बाइट। ठीक है, देखो 1 किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, किलोबाइट, ये 1000 बाइट है, तो 130 बाइट। तो फिर देखो यहाँ 1 2 3 बाइट है, और यहाँ 10 है। यहाँ 1 और 2, यानी कि ये छोटी है, ये बड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये छोटी हुई बड़ी हुई। यहाँ 2 बाइट है, 3 बाइट है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार गुणा हो रही है। 1024 गुणा 1 बार 24 गुणा 1024 गुणा 10, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है 1024 गुणा 1024। तो ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। ठीक है, तो CA के बाद में आएगा B, क्योंकि B बड़ी है, और B के बाद में जो छोटी है वो है D। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। आपको दिखा दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सही सुमेलित कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल स्वच्छ विकास तंत्र के लिए। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरीन युक्त यौगिकों की चरणबद्ध समाप्ति के लिए। तीसरा, पेरिस समझौता राष्ट्रीय रूप से विनिवेश योगदान। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा, या सभी सही हैं। अगर दोस्तों बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में। जापान में 1997 में हुआ था। ठीक है, और ये जो बता, ये कार्बन उत्सर्जन के कम करने के लिए हुआ था।
ठीक है। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1987 में हुआ था और यह जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था, ठीक है, ये भी ठीक है, क्लोरीन युक्त गैस, ठीक है, चरण शांति करने के लिए। पेरिस समझौता, तो पेरिस समझौता जो हुआ था वो राष्ट्रीय रूप से विनिश्चित योगदान करने के लिए हुआ था, बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, पेरिस 2015 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है ये क्यों हुआ था, कभी पूछता है ये कौन से सन में हुआ था, ठीक है। देखो 3 चीज याद रखो, समझौता कहाँ हुआ, सन में हुआ और किसके लिए हुआ। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के लिए हुआ, ठीक है। और दोस्तों ये हुआ था 2015 में, कहाँ पर? भारत में। तो देखो चारों ही ठीक है, 1 2 3 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 28वां सवाल, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से रैंडम एक्सेस स्टोरेज यानी कि रैम, रैम बोले तो दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, ठीक है। मेमोरी होती है दोस्तों 2 प्रकार की, याद रखिएगा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें ये भी 2 प्रकार की होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल में आती है रैम और नॉन वोलेटाइल होती है रोम। अगर रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि जो स्थायी रूप से सेव होती है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप काम कर रहे हैं, जब तक आप काम करेंगे तब तक वो सेव रहेगी और जब तक आप कंप्यूटर बंद किया आपने वो चली जाएगी, जब तक आप सेव नहीं करोगे उसको। दोस्तों जब आप माना कोई चित्र बना रहे हैं कंप्यूटर में और जब तक आप काम कर रहे हैं सेव नहीं की तो रैम में रहेगा और आपने सेव कर दी तो ये पहुंच जाएगा आपका रोम में, ठीक है। रोम मतलब स्थायी मेमोरी, स्थायी, ये आपके फोन में स्थायी रहेगा, ठीक है। तो जो रैंडम एक्सेस अस्थायी जो स्टोरेज है वो कौन कौन सी है? पहला है तो फ्रेंड्स देखो दोस्तों ये मैंने बताया आपको ये तरीका, और देखो ये जो सवाल है, सवाल देखो मैंने तो बताया था ये वाला रैंडम एक्सेस, और अगर बात करें इस चीज़ की तो रैंडम एक्सेस यानी कि जो स्टोरेज जो है रीड और राइट करती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है? रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं उसमें। देखो जो टेप होती है उसमें हम एक बार हम लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क में क्या होता है? हार्ड डिस्क में हम लिख भी सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। रीड और राइट में पढ़ भी सकते हैं, तो हार्ड डिस्क ठीक है। उसके बाद में पेन ड्राइव, जो आप देखते हो पेन ड्राइव में हम लिख भी सकते हैं, कुछ सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और CD रोम में, CD रोम के माध्यम से तो हम डिलीट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, UN एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन के अनुसार सभी के लिए स्वच्छ सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? 25, 30, 40, 50। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटेस्ट सवाल है, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
स्वच्छ एनर्जी प्लान जो बनाया है संयुक्त राष्ट्र ने, उसका लक्ष्य 2030 तक सभी को सस्ती ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। देखो आजकल जो बैटरी बन रही है, बैटरी से आप स्कूटी देख रहे होंगे या जो मिनी मेट्रो देख रहे होंगे, ठीक है, तो लिथियम से उनकी बैटरी बन रही है। तो उसका जो सबसे बड़ा प्लांट है वो कहाँ है? वह गुजरात में है। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे दोस्तों हमारा हौसला बढ़े और आपके लिए और अच्छे अच्छे सवाल अगर आपको नेट हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करना है, नया बैच शुरू हो गया है, तो हमारा नंबर है 8218345167। और देखो नेट हिस्ट्री के कोर्स के साथ में पेपर फर्स्ट भी फ्री है और दूसरा नंबर हमारा 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है, 1 साल का 4000 रुपये का है और 2 साल का 5000 रुपये कोर्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा।